आज हम अधिवेशन बिजनौर में कर रहे हैं, तो बिजनौर की शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सत्र की मैं शुरुआत करना चाहूंगी रितु कोचर जी आपसे। चूंकि आप एक स्कूल चलाती हैं, प्रिंसिपल हैं आप, ऐसे में रितु जी मैं चाहूंगी माइक आप अपना ले लें। एक प्रिंसिपल होने के नाते सबसे बड़ा और अहम सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से आप देखती हैं बिजनौर में आने वाले समय में, चूंकि नई शिक्षा प्रणाली को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर भी हमने देखा है, बिजनौर में चुनौतियां क्या कुछ हैं और संभावनाएं क्या कुछ हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने हमें आमंत्रित किया इस मंच पर और हमें ये मौका दिया कि हम आकर सबके सामने अपनी बात रख सकें। अगर मैं बिजनौर के संदर्भ में बात करूँ, बिजनौर में बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, और अगर अभिभावकों की बात करूँ, उनके मन में भी अब ये इच्छा है कि जैसे बड़े शहरों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो चाहते हैं कि बिजनौर में ही उन्हें इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाए। आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है एजुकेशन को लेके, और मैं समझती हूँ यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रितु जी, आप एमडी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। पहले क्या हालात थे बिजनौर में शिक्षा के और अब मौजूदा हालात क्या हैं, उस नज़र से अगर देखें तो आपकी जर्नी कैसी रही? स्कूल की जर्नी कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, सबसे पहले जब कोई अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला कराने किसी भी स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में कैसे और किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। एमडी इंटरनेशनल स्कूल में अपनी 50 बसेस हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं अभिभावक कितनी राहत महसूस करते होंगे ये सोचकर कि उनके बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुँचेंगे। अगर बात करें खेल कूद की, क्योंकि अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अगर हम चाहते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, उनको शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि होनी आवश्यक है। खेल कूद के बारे में अगर हम बात करें, स्कूल में अपनी शूटिंग रेंज है, बैडमिंटन अकेडमी है, उसके अलावा आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, इन सभी की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय में शाम को निःशुल्क अकेडमी का संचालन किया जाता है। विभिन्न खेलों के कोच वहाँ पर रहते हैं और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलों में प्रशिक्षण देते हैं। इससे बच्चों का विकास होता है। अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, एमडी इंटरनेशनल में जो भी अध्यापक हैं वो पहले भी प्रतिष्ठित संस्थाओं में कार्य कर चुके हैं, उनके पास लंबा अनुभव है, इसीलिए वो बहुत अच्छे से मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं ये बता के बहुत खुश हूँ, बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ बताने में कि पिछले 3 वर्ष से बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और तीनों वर्षों में 100% रिजल्ट देने के लिए हमें बोर्ड से एप्रिसिएशन लेटर मिला। यकीनन अच्छी बात है, 100% अगर नतीजे आ रहे हैं तो वाकई बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सीमा शर्मा जी, आप अपना माइक ले लीजिए। आपसे भी पहले मैं वही सवाल करूँगा, उसके बाद रंजना आपसे जुड़ेंगी। आपकी जर्नी कैसी रही? कृष्णा कॉलेज की अगर बात करें तो एक लंबा अरसा हो गया आपको शिक्षा के क्षेत्र में, और तब बिजनौर की क्या स्थिति थी और अब जहां आप हैं, क्या संतुष्ट हैं उस तरक्की से? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई दूंगी कि वो महात्मा विदुर की जन्मस्थली में आया है, जो महाभारत कालीन एक स्थल है। और महाभारत कालीन सेंधवार जिसे कहते हैं, जो सेना का द्वार माना जाता था, तो ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। और यहाँ पर बच्चों और अभिभावकों के सामने हमेशा ये समस्या रहती थी कि उन्हें मेरठ, नोएडा या दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता था हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। तो एक बड़ा ये प्रतिभा पलायन का भी बड़ा प्रश्न था। तो 2 दशक पूर्व जो हमारा मैनेजमेंट रहा कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, उसने ये एक नितांत कमी महसूस करी इस इलाके में, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की शुरुआत करी। और 2 दशक की यात्रा करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 10 कॉलेजेस आज स्थापित हो गए हैं, और बच्चों का वो पलायन जो बड़े शहरों की तरफ था और एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था अभिभावकों के लिए, उसे हमने रोका है, नियंत्रण पाया है, और हम उच्च स्तरीय शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। शुरुआत हमने लॉ कॉलेज के लिए करी थी। विधि के कुछ छात्र हमारे आज जज की सीट पर भी बैठे हैं।
HJS में नीलम ढाका सेलेक्ट हुई हैं और PCSJ में हमारे एक स्टूडेंट अंकित रस्तौकी आज जज के रूप में सेवा कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि ये है, क्योंकि बिजनौर एक छोटा सा क्षेत्र जरूर माना जाए, बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ से बाहर निकल के, जैसा कि मैम भी जिक्र कर रही हैं कि दिल्ली मुंबई बड़ी सिटीज में जाते हैं, लेकिन जब यहाँ के बच्चे और यहीं के रहकर पढ़ाई करते हैं और यहीं का नाम रोशन करते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। मैम आप कह रही थी, कंटिन्यू। आगे मैं अपनी बात को बढ़ाऊंगी। उच्च शिक्षा को केवल यही नहीं है कि हम नंबर बढ़ा दें। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें बहुत कुछ चेंज की तरफ ले जा रही है। 1986 के बाद, इतने साल बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उस पर मैं सोचती हूँ उस पर भी थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है। उस पर हम लोग आएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे। उसके पहले चर्चा में डॉक्टर दीप्ति डिमरी जी को जोड़ता हूँ। रंजना जी कुछ सवाल। बिल्कुल दीप्ति जी, जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, नई शिक्षा प्रणाली की, विवेक कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं, मैं आपके अपने संस्थान की बात करूं तो किस तरीके से आप इस पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले तो देखती हैं और आपके कॉलेज की क्या कुछ प्लानिंग है? Thank you so much for giving me chance to express my views about new education policy। और मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी इन दो पंक्तियों के साथ। वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य सफलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ये बात मैंने किस परिप्रेक्ष्य में रखी है, वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 34 साल बाद आई है, उस पर शायद चर्चा बाद में चाहते हैं, लेकिन 5+3+3+4 का जो ये इन्होंने एक नया फॉर्मेट को रीसेट किया है, हम हायर एजुकेशन इसके लास्ट 4 के बाद आते हैं। उसमें बहुत जो एक बातें कही गई हैं, जिसमें मैं विवेक का कंट्रीब्यूशन चाहूँगी, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि डिजी लॉकर की बात जिसमें कही गई है कि क्रेडिट बैंक, और इस तरीके के क्रेडिट बैंक और डिजी लॉकर्स की शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है इनिशियल अपने, ये मैं नहीं कहूँगी एनईपी की वजह से, लेकिन पहले से ही आईसीटी में विवेक का एक अपना अलग स्थान रहा है। मैं बताना चाहूँगी इसकी स्थापना 2003 में, जैसा अभी सीमा मैडम ने बिल्कुल सच एक बात बिल्कुल सही कही है कि ना हमें सिर्फ एनसीआर भागना पड़े, ना हमें पंच सितारा विश्वविद्यालयों का मुख देखना पड़े, इसलिए हमारा कॉलेज एक बहुत खुशी की बात बताने जा रही हूँ, गर्व की बात, आने वाले सत्र में विश्वविद्यालय का ओहदा प्राप्त कर लेगा और इस शूल से बिखरे और प्रतिकूल धाराओं में जो हमारा विवेक परिवार कार्य कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो एक राष्ट्र निर्माण में सहायता दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा देश है जिसमें सिर्फ एनसीआर और मेट्रो का कंट्रीब्यूशन ही नहीं, एक भूमिका हमारी दुष्यंत की भूमि भी, बिजनौर की भी उतनी ही अहम भूमिका है, जिसमें विवेक परिवार सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। 2003 से लेके आज तक उसने 22 स्ट्रीम शुरू कर दिए हैं, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, और सबसे पहले मुरादाबाद मंडल में नैक कराने का जो श्रेय गया था, जिसमें B++ हमारे कॉलेज को मिला, वो और कोई नहीं, वो हमारा विवेक कॉलेज ही था। और ये थैंक यू सो मच। और ये B++ या नैक कराना नहीं, ये एक एजुकेशन तो देना चाहता है, लेकिन विजन और मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। आधुनिक शिक्षा के साथ हमारी संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखना होगा। राष्ट्रवाद की भावना जैसे कि बढ़ानी ही होगी। यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसकी मैं प्राचार्य हूँ, उसी के अंदर 13 कोर्सेज चल रहे हैं। और बात रही प्रसार और प्रचार तो करना ही है, लेकिन कैसी शिक्षा जो गुणवत्ता से परिपूर्ण हो, उच्च कोटि की हो, जिसमें नवाचार हो, इनोवेशन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक स्थान जहाँ आधुनिक आईसीटी भी है, तो राष्ट्रभक्ति की भावना, नमस्ते और पैर छूना सब बच्चे अपने घर से सीख के आते हैं। हमारी संस्कृति है
कि जब हम अपने प्रबंध समिति, अपनी छात्राओं, अपने सहयोगियों से मिलते हैं, हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है जय हिंद बोलने की। जब मुझे मेरा कोई मिलता है सहयोगी, जय हिंद मैडम, मुझे जय हिंद बोलना पड़ता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ शिक्षा ही नहीं, एक संस्कृति की भी बात है जिसके पालक और पोषक हैं। और कोरोना काल हो, उसमें भी बढ़ बढ़ के सहयोग, 11 लाख की धनराशि कोरोना काल में विवेक परिवार की ओर से एक छोटा सा सहयोग था, जब क्वारंटीन सेंटर भी मैडम कोरोना काल में बनाया गया, और जिसमें न सिर्फ हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने बढ़ के फ्रंट लाइन वॉरियर की भूमिका निभाई, अपने जान को जोखिम में डालकर भी डरे नहीं, एक सैनिक की तरह। तो आई थिंक आप समझ बिल्कुल, चुके जोरदार होंगे। तालियां एक बार इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते थे, उन्होंने एक फ्रंट लाइन वर्कर की भूमिका निभाई, और बहुत बड़ा योगदान उसमें विवेक कॉलेज का भी रहा। थैंक यू सो मच। मैम, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि कॉलेज की आप प्रिंसिपल हैं, हायर एजुकेशन को लेकर मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का प्रावधान जी। नई शिक्षा नीति में लाया बिल्कुल। गया है। साथ ही वन रेगुलेटरी सिस्टम को भी अपन अडॉप्ट करने वाले हैं इसमें। इन दोनों कदमों को आप कैसे देखती है हायर एजुकेशन के लिहाज से, और आने वाले समय में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखिए, मल्टी एग्जिट और आपका मल्टी एंट्री, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप एक समय में बहुत सारे कोर्सेज को एक साथ डिग्रीज को ले सकते हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल प्रतिबंधित है। उसके अलावा आपका जो मैंने डिजी लॉकर की बात की है, और जो मैंने क्रेडिट बैंक की बात की है, अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, बीच में छूट गया है एक डिग्री, तो आपके क्रेडिट वहाँ जमा होते चले जाएंगे। इज दिस सो? तो ये एक जो डिजी लॉकर की बात है, बच्चे जब जाएंगे तो उन्होंने जो कमाया है वो उनको दे दिया जाएगा। मैम, एक चीज़ और इंक्लूड आपको करना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के सामने। हम सब तो ये सब जानते ही हैं, लेकिन मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि जब 5+3+3+4 के बाद जब बच्चा हायर एजुकेशन में आएगा तो कितनी बड़ी बात है। एक तो ये कि सब्जेक्ट्स स्ट्रीम के लिए ये नहीं है कि फिजिक्स वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, हिस्ट्री वाला मैथ्स नहीं पढ़ेगा, पूल सिस्टम किया जा रहा है। बच्चे कोई भी पूल अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ग्रेजुएशन में 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट ले लेते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 साल के बाद चले जाते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल के बाद में जाते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल के बाद जाते हो तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। तो क्या हमें नई शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए या इस परिवर्तन से परेशान होना चाहिए, ये हम सबको खुद ही तय करना है। तो आई होप हमारे स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे। 1 साल के बाद आपको लगता है ये कोर्स आपसे नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो वो 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आपको उसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट आई कैन। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चे भी यहाँ पर अपनी सहमति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और जब बच्चे ही खुश हैं तो परेशानी किस बात की है। ऋतु मैम, आपसे जानना चाहूंगी, सरकार तमाम स्कीम्स लेकर आ रही है, तमाम बदलाव किए जा रहे हैं और वो बेहतरी के लिए ही है, लेकिन बिजनौर की अगर बात करें तो नतीजों में कितना तब्दील होते हुए आप इसे देखती हैं? मैम, देखिए, कोई भी बदलाव जब भी आता है, एनी काइंड ऑफ चेंज, पीपल टेंड टू रेजिस्ट। शुरुआत में सभी आनाकानी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। नतीजे बिल्कुल आ रहे हैं। आप देखिए, पहले बिजनौर में इतनी अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। अगर हम सिर्फ 1-2 स्कूल्स को छोड़ दें तो इतनी फैसिलिटी बच्चों के पास नहीं थी जितनी अब हैं। मैं अगर अपने ही स्कूल की बात करूं, अभी इस क्षेत्र में आए हुए हमें सिर्फ 6 वर्ष हुए हैं, और बहुत सारी देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, जैसे एजुकेशन वर्ल्ड, एजुकेशन टुडे, डिजिटल लर्निंग एंड ब्रेनफील्ड। इन्होंने निरंतर पिछले 5 सालों में स्कूल को पुरस्कृत किया है विभिन्न श्रेणियों में। तो रिजल्ट, नतीजे मेहनत से आते हैं, मेहनत यहाँ पर हो रही है, नतीजे ज़रूर आएंगे। एक सवाल रंजना ये है कि बिजनौर में नए संस्थान भी खुल रहे हैं और कुछ ऐसे संस्थान भी आ रहे हैं जिनका
बड़ा नाम है बिजनौर से बाहर और देश भर में जिनकी धूम है। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ रही होंगी। ऐसे में कितनी कठिन चुनौती है कि जो आपकी पहचान रही है उसको बनाए रखना या उसको और बेहतर करना, और उस माहौल में जबकि पिछले 10 साल में अगर आप देखें बिजनौर के आसपास का इलाका मैंने देखा कारोबारी नफ़ा नुकसान के दायरे के बाहर जब बात होती है एक स्कूल की, अपनी एक पहचान की और उसकी जिम्मेदारी की, तो उस खांचे में आप कहाँ फिट बैठती हैं कि बिजनेस भी होता रहे लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी एक गुणवत्ता को मेंटेन रखें? सर मैं बस यही कहना चाहूँगी, सबसे ऊपर पहुँचना आसान है लेकिन वहाँ बने रहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, और हम फोकस्ड रहें, इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। और एमडी इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा बिल्कुल हो रहा है। बिजनेस अपनी जगह है लेकिन अगर मैं बात करूं विजन की, मिशन की, हमारी विजन और मिशन सिर्फ बिजनेस नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से स्कूल को चलाने में इन्वॉल्व हैं। उनका इतना प्रोत्साहन रहता है, इतनी इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी कि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं कि हमें रिजल्ट मिले। अगर हमें बोर्ड से भी रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर बच्चे अच्छी, जैसे कि मैम ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है बच्चों को सिर्फ पढ़ना सीखना है, लेकिन हमें उनको अपने संस्कृति का ज्ञान भी देना है। अगर हम बच्चों को वो भी दे पा रहे हैं, अगर हम उन्हें आने वाले कल के लिए एक बेहतर नागरिक बना रहे हैं, तो मैं समझती हूँ स्कूल अपना बिल्कुल, और काम ये अच्छे से कर ये रहा जो है। बात आपने कही, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि एक होड़ है, और होड़ इस बात की है कि कौन कितने ज़्यादा परसेंटेज ला रहा है। वो 90 के ऊपर बहुत आम बात हो गई है, 90, 95, 98% तक बच्चे ला रहे हैं, जबकि एक ज़माना था जब 60% लाने में बहुत मशक्क़त होती थी। मैं सीमा जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस होड़ में ये माना जा रहा है कि आप शिक्षा तो देती हैं, सारे स्कूल शिक्षा देते हैं बच्चों को, संस्कार कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो वो भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है आप लोगों की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा कि हमने बच्चों को नंबर की दौड़ में, मुझे लगता है हमने रेस के घोड़े बना दिया है। वो बच्चे आज नहीं रहे हैं और माता पिता भी उन्हें एनकरेज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो इसी में बहुत सजग होने की ज़रूरत है। और जो हमारी सरकार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, और इसमें भी इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समग्र विकास हो, केवल एक ही पक्ष का विकास ना हो। क्योंकि जो आपने ये ज्वलंत प्रश्न उठाया है कि बच्चे केवल नंबर की होड़ में ना रहें, ये आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं, जो न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत एक घातक होता है, एक अपूरणीय क्षति होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट की तरफ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें लेकर चल रही है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा अपने आप में अलग है। हम जी नहीं, बच्चा अपने आप में अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मैं बात कर रही हूँ कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। जैसे हर फूल अलग है, हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, उसी तरह हर बच्चा अपने आप में अलग है। हम उसे एक मापदंड पर नहीं रख सकते हैं, एक ही नंबर की होड़ में नहीं रख सकते हैं। इसके लिए 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट की बात नई एजुकेशन पॉलिसी में आई है। और उसमें ये कहा गया है कि हमें बच्चे को मेंटर्स बनाना होगा, 6-6 के ग्रुप में एजुकेशन देनी होगी। और 6-6 के ग्रुप में, क्योंकि बच्चे पर इंडिविजुअल टीचर ध्यान दे पाएगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि भीड़ इतनी क्लासेस में भरी रहती है कि शिक्षक उस पर इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पाते हैं और एक साथ एक सी प्रणाली से शिक्षा दी जाती है, जबकि हर बच्चा अलग है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि इसका एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे यहाँ का सचिन तेंदुलकर जी, जो एजुकेशन सिस्टम में फेल थे। वो 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर इसलिए बने कि उन्होंने या उनके गुरु ने, आचरेकर जी ने, उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पढ़ाई से हटाकर आज विश्व का सितारा बना दिया। तो एक सचिन तेंदुलकर नहीं, हमारे बीच में हजारों सचिन तेंदुलकर निकल के आ सकते हैं। हमारे यहाँ पीवी सिंधु निकल के आ सकती हैं, हमारे यहाँ साइना नेहवाल निकल के आ सकती हैं। उसको निखारने की ज़रूरत है जो बच्चे में है। उस पर अनावश्यक पढ़ाइयों का या किताबों का बोझ हटाया जाए और उसकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है, जो ईश्वर ने उसे गुण दिए हैं, हो सकता है कोई बच्चा हमारा लता मंगेशकर बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं है हम उसे पढ़ाई की तरफ ही ले जाएं। बिल्कुल, सेक्टर कोई भी हो, फिजिकली फिट होने के साथ साथ एक बच्चे का मेंटली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को आपने सामने रखा है। और डॉक्टर दीप्ति, आपसे जानना चाहूँगी, चूंकि आप भी एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते मैं ये प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगी,
कि जो बदलाव आज के दौर में हो रहा है, खासतौर पर प्रतिभाओं में जो बदलाव हम देख रहे हैं, उसमें हमारी बच्चियों की भूमिका आप कहाँ देखती हैं और आपका संस्थान उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहा है? आपका मतलब महिला जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा भारत देश, जहां विदुषी महिलाएं अपाला, घोषा, शकुंतला, मैत्री, सावित्री जैसी महिलाएं रही हैं, तो महिला शक्ति पर शक करना और उनको कम आंकना तो हमारी संस्कृति है नहीं। हमारे यहाँ की वेदों की ऋचाएं, स्मृतियों में भी उनका लेखन रहा है। और जैसा मैंने कहा कि हमारा महाविद्यालय, मैं एक चीज़ इंक्लूड ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं सिर्फ संस्कृति आधुनिकता की नहीं, हमारे कॉलेज से भी 3 जजेस निकलकर हमारी इस धारा को गौरवान्वित कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी में लॉ के 2 गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और यूनिवर्सिटी में हर साल बीएससी ऑनर्स में गोल्ड मेडल ले चुके हैं, जिसमें आप फीमेल्स का प्रतिशत देख पाएंगी। और महिलाओं के लिए स्पेशल हमारे यहाँ छात्रवृत्ति योजनाएं भी दी जाती हैं और उनके लिए अलग से काउंसलिंग सेशंस, उनके लिए अलग से मेंटोर मेंटी बडी मेंटर्स बनाए गए हैं। उनके लिए अलग से स्क्वाड, उनको बीच बीच में सेल्फ डिफेंस की भी उनको तालीम दी जाती है। और ये एक बहुत ही सुखद एक अनुभव है मैडम कि हमारे यहाँ आज मैं जब क्लास में जाती हूँ, 3 दिन पहले एक मेडिकल की क्लास में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मुझे सेशन मिला था और जो हमारे न्यू कमर्स है, मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि वहाँ खुशी इस बात की नहीं हुई है कि ये मेरा जेंडर है, मुझे वहाँ पे खुशी हुई एक कोने में ही सिर्फ बॉयज़ थे, पूरी क्लास में लड़कियाँ भरी हुई थी। तो मेरा मन ये देख के खुश हुआ कि जिस उद्देश्य को लेके हम चल रहे हैं, हमारा देश चल रहा है, हमारा राष्ट्र चल रहा है और विमेन एम्पावरमेंट नॉट ओनली नेशनल इशू, दिस इज इंटरनेशनल, ग्लोबली वी आर सफरिंग। तो ये हमारे एक सुखद है कि उनकी प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए, कौशल आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीएससी एमएससी होम साइंस को अलग से स्किल दिया जाता है और हमारे सेंटर ऑफ सिटी में उनके क्राफ्ट के बड़े बड़े फेस्ट लगाए जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जाता है जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि समय की बाध्यता है, लेकिन एक एक सवाल जल्दी से हम नई शिक्षा नीति से जोड़कर कि जिस होमवर्क और तैयारी के साथ और बहुत गहरी रिसर्च के बाद नई शिक्षा नीति को लाया गया, जो सुधार देखे जा रहे हैं, जो संभावना जताई जा रही है, उसमें आपकी कितनी जिम्मेदारी बनती है बतौर एक संस्थान, बतौर एक स्कूल, कि कितना बेहतर आप करें कि जो उस मकसद को हासिल किया जा सके? सर, पहले ये देखा गया था कि एक बच्चे को एक क्लास का एक हिस्सा माना जाता था। देखिए, बच्चे जो हैं उन सबकी क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर से समझते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार समझाना पड़ता है। पहले ये था कि सबको एक साथ लेके चला जाए, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पे फोकस जो है वो है इक्विटी एंड एम्पैथी दोनों पे। बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से सिखाया जाए। ये किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि आप अलग अलग क्षमता की बच्चों को किस तरह से उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाएंगे, कैसे उन्हें सिखाएं। डॉक्टर सीमा, आपका भी क्विक रिएक्शन चाहता हूँ मैं इसी सवाल पर। जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आपने पूछा है कि हमारी क्या भूमिका है, तो मैं कहती हूँ कि इसमें हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है अगर हम दायित्व समझें, और नहीं तो पूरे विश्व में एक गिलहरी प्रयास जो भगवान श्री राम के लिए गिलहरी ने कहा था, तो मैं और मेरा कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जरूर करना चाहेगा, क्योंकि शिक्षकों के बिना शिक्षा अधूरी है। तो शिक्षक हैं तो फिर उस चेंज का वाहक कौन बनेगा? देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगा, प्रकृति उसे रेस से अलग कर देती है। और हमें परिवर्तन को सहज स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन की आहट बहुत अच्छी होती है, चाहे वो भरी सर्दी के बाद गर्मी आ रही हो या बसंत ऋतु आ रही हो। तो इसमें हमें ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, लेकिन बच्चों की प्रतिभा को समझते हुए हम इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंस बच्चों की ज़्यादा है। आज सेंट्रल पोजीशन बच्चे ले चुके हैं। बिल्कुल, परिवर्तन समय की डिमांड है, समय की मांग है। ऐसे में मैम, एक क्लोजिंग कमेंट आप भी अगर देना चाहें। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और जैसा हम अपने इस प्रोग्राम के कंक्लूड में हैं, मैं कहूँगी भूमिका। जी हाँ,
शिक्षा एक वो वेपन है, जैसे मैडम आपने शुरू किया था, जिससे हम पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। और हमारे कंधे में युवा वर्ग की जिम्मेदारी है, हमारे पास एनर्जी है। और विवेक कॉलेज अपने शैशवावस्था, अपने चाइल्डहुड को पूरा करके इस समय पूर्ण यौवन में है, जो इस समय फ्लरिश कर रहा है। तो हमारी भूमिका इस तरीके से बनती है कि ना सिर्फ बिजनौर बल्कि राष्ट्र, बल्कि विश्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम इस अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। ये मैं आशा नहीं, ये मेरा विश्वास है विवेक परिवार की ओर से। थैंक मैम, यू। मैं इसमें देखिए, एक बात जोड़ना चाहूंगी, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हम इन्हें पंख दे रहे हैं, उड़ना ये खुद ब खुद सीख जाएंगे। बिल्कुल, समय एक इतना खुले ही था। आसमान की आवश्यकता है। ऐसे में तरीका जरूर बदल रहा है, लेकिन गुणवत्ता जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वालिटी एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह कि इस सत्र को हमने ऑर्गेनाइज भी किया, खासतौर पर बिजनौर में नई शिक्षा नीति आने के बाद से क्या कुछ तमाम तैयारियां की गई हैं उसके बारे में जाना। और तमाम छात्र छात्राएं भी हमारे बीच मौजूद हैं, और हर ताली के साथ उनकी सहमति भी यहाँ पर उन्होंने दर्ज करवाई कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा में बदलाव हुआ है वो उनको अच्छा लग रहा है, और आने वाले समय में उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए।